वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्वांट ट्विटर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। एमपी पटवारी के इस नए वीडियो लेक्चर में आज हम मैथ्स का 11 दिसंबर 2017 का फर्स्ट शिफ्ट का पूरा क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, एक वस्तु को अंकित मूल्य के 2/5 पर बेचने से 25% की हानि होती है। वस्तु के अंकित मूल्य का उसके क्रय मूल्य से संबंधित अनुपात हमें निकालना है। हमें दिया गया है कि अंकित मूल्य के 2/5 पर बेचने से 2/5 यदि अंकित मूल्य मतलब मार्क्ड प्राइस्ड मतलब एमपी, ये कितना है? यदि ये 5 है तो सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य कितना होगा? ये क्या है? सेलिंग प्राइस अंकित मूल्य का 2/5 है, तो ये कितना आ जाएगा? सेलिंग प्राइस 2। 5 का 2/5 कितना आ जाएगा? 2। तो इन दोनों का रेशियो कितना आ गया? 5:2। इसी तरह यहाँ लिखा है आगे कि 25% की हानि होती है। 25% का मतलब कितना होता है? 1/4। तो यदि हानि हमेशा किस पर होती है? क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य को हम क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस, सीपी। तो यदि सीपी 4 है तो क्या हुआ है? हानि हो रही है। तो 4 पर 1 की हानि होती है, तो सेलिंग प्राइस क्या आएगा? विक्रय मूल्य क्या आएगा? सेलिंग प्राइस आएगा 3। 4 क्रय मूल्य है, 1 की हानि हो रही है, तो विक्रय मूल्य कितना आएगा? 3। तो यहाँ से क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो कितना मिल गया हमें? 4:3। अब हम आगे क्या करेंगे कि अंकित मूल्य, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य, इन तीनों का रेशियो निकाल लेंगे यहाँ से। तो यहाँ कितना दिया गया है? 5:2। ये किसका है? अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का। और आगे क्या है? क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो कितना है? 4:3। तो यहाँ पे विक्रय मूल्य कितना है? 3 और क्रय मूल्य कितना है? 4। 3:4। अब यहाँ से हम क्या करेंगे? ये जगह भरने के लिए हम क्या करते हैं? इसी अंक को यहाँ लिखना पड़ता है। तो ये कितना आ जाएगा? यहाँ 2। बिल्कुल इसी तरह यहाँ होता है कि 3 है, वो कहाँ आ जाएगा? यहाँ पर। अब बस सभी का गुणा कर देंगे आपस में, तो कितना आ जाएगा? 5 में 3 का गुणा करेंगे तो यहाँ 15, यहाँ आ जाएगा 6 और यहाँ आ जाएगा 8। हमें बताना है क्या? अंकित मूल्य का क्रय मूल्य से संबंधित अनुपात। तो अंकित मूल्य कितना? 15:8। कितना आ जाएगा? 15:8। बस यही हमें बताना था। फोर्थ ऑप्शन इसका क्या है? करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, एक धनराशि को ए बी सी के बीच 7:6:12 के अनुपात में वितरित किया जाता है। यदि ए और बी साथ में सी से 50 अधिक प्राप्त करते हैं तो ए द्वारा प्राप्त धनराशि क्या थी? हमें दिया क्या गया है? A/B/C 7:6:12। अब इन्होंने बोला है कि इन दोनों जो है साथ में कितना होंगे? इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 13। ये इससे कितना अधिक है? सी से 50 अधिक है, मतलब इन दोनों का अंतर कितना होगा?
13 और 12 का अंतर कितना होगा? 1 यूनिट। इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा? 1 यूनिट। और यही किसके बराबर है? 50 के बराबर है। यही हमें यहाँ दिया गया है। तो ए द्वारा प्राप्त धनराशि हमें बतानी है। ए कितना प्राप्त करता है? 7 यूनिट। तो 1 यूनिट की वैल्यू जब 50 है तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 50 गुणित 7। कितना आ जाएगा? 350। सो थर्ड ऑप्शन इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, यदि निम्न 6 संख्याओं 44, 444, ये सारी संख्याएं दी गई हैं, इनका औसत ए है, तो ए क्या है? हम औसत कैसे निकालते हैं? सभी को जोड़ देते हैं और जितनी संख्याएं हैं उससे भाग दे देते हैं, तो वो क्या निकल के आ जाता है? औसत। लेकिन जब हमने इन संख्याओं को देखा तो इनमें हमें दिख रहा है कि सभी में कितने कितने का अंतर है? 400 400 का अंतर है। सभी संख्याओं के बीच में कितना अंतर है? 400 400 का अंतर है। तो जब संख्याओं के बीच में अंतर बराबर होता है तो इन संख्याओं की सबसे बीच की जो संख्या होती है वही इसका क्या कहलाता है? औसत कहलाता है इन संख्याओं का। तो चूंकि यहाँ 6 संख्याएं हैं तो इनमें बीच की संख्या तो कोई नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि जो भी संख्याएं हैं इनमें से बीच की 2 संख्याएं जो हैं उनके बीच में जो संख्या होगी वही इन संख्याओं का औसत कहलाएगा। जैसे हम यहाँ देखें, ये और ये, तो बीच में संख्या जो बची वो कौन सी हैं? ये। इनके बीच में जो संख्या होगी वही इन सभी संख्याओं का औसत होगा। तो इनके बीच में क्या संख्या होगी, हम कैसे निकालेंगे? चूंकि अंतर कितने का है? 400 का है सभी संख्याओं के बीच में। तो 400 को हम आधा करेंगे तो कितना बचेगा? 200। अब हम क्या करेंगे, या तो इस संख्या में 200 जोड़ देंगे, 844 में हम क्या करेंगे? 200 ऐड कर देंगे, या फिर जो ये संख्या है ना इसमें से हम 200 को क्या करेंगे? घटा देंगे। इसको घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 1044। और इसको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 1044। बात एक ही है, हम दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। तो यही हमारा क्या है? आंसर है। सो थर्ड ऑप्शन इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, यदि px बराबर 0 का मूल √2 है तो px का शून्य क्या है? यहाँ क्या दिया गया है कि p0 की वैल्यू कितनी है? √2 है, ये दिया गया है और पूछा यही है कि px का शून्य क्या है। बात एक ही है, px का शून्य क्या होगा? यही तो होगा, √2। तो बस इसका आंसर क्या है? फोर्थ ऑप्शन, √2। अगला प्रश्न है, 3/√6 बराबर क्या होगा? 3/√2, 3/√6, यहाँ क्या है? 6 है। हम √6 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो क्या होगा? 3√6 और यहाँ आ जाएगा क्या? 6। इससे ये कटेगा 2 बार तो कितना आ जाएगा? √6/2। सो थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट है। औसत निकालिए। औसत हम कैसे निकालते हैं? बहुत छोटी संख्या है तो हम क्या करेंगे? इन सभी को ऐड कर देंगे। तो ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 215। और संख्याएं कितनी है? 5 हैं, 5 से भाग दे देंगे। 4 बार जाएगा फिर 3 बार जाएगा तो 43 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, यदि
5x² माइनस 4x प्लस 7 इक्वल टू 0, तो ये जो है ये किसके बराबर है? सबसे पहले हम जानते हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a² माइनस 2ab प्लस b²। तो बस यही फॉर्मूला हम इसको सॉल्व कर देंगे। तो क्या है? 5x माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा? इसका स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? 25x² माइनस 2a कितना है? 5x, b कितना है? 2 प्लस कितना हो जाएगा? b का स्क्वायर, तो b कितना है? 2 है, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। आगे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 25x² माइनस यहाँ से कितना हो जाएगा? 20x प्लस 4। यदि इसमें से हम 5 को कॉमन लेंगे तो कुछ इस तरह से हमें मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे? इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे? 5 कॉमन ले लेंगे। 5 कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा? कितना बचेगा? 5x², यहाँ आ जाएगा माइनस 4x, और यहाँ बचेगा क्या? प्लस 4। और ये वैल्यू हमें यहाँ दिख रही है कि 5x² माइनस 4x बराबर कितना निकल आएगा? यदि इस इक्वेशन को हम देखेंगे तो कितना निकलेगा? 5x² माइनस 4x बराबर 7, यहाँ चला जाएगा तो कितने कैसा हो जाएगा? माइनस का, तो -7। तो 5x² माइनस 4x की वैल्यू कितनी आ गई? -7। बस उसको यहाँ रख देंगे। 5 इंटू -7 प्लस 4। आगे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 7 में 5 का गुणा करेंगे तो 35, तो माइनस का 35 आ गया प्लस 4। अब 35 में से 4 घटाएंगे तो माइनस का 31। बस यही इस क्वेश्चन का आंसर है। सो फर्स्ट ऑप्शन इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, एक ए, बी और सी ने एक आइसक्रीम खाने की प्रतियोगिता में भाग लिया। समान समय में ए ने 6 स्कूप, बी ने 4 स्कूप तथा सी ने 5 स्कूप खाए। अब आधे घंटे में ए ने 18 स्कूप खाए। आधे घंटे में उन तीनों ने एक साथ मिलकर कुल कितने स्कूप खाए? ए, बी, सी। ए ने कितने खाए? 6 स्कूप खाए। बी ने कितने स्कूप खाए? 4, और सी ने 5। आधे घंटे बाद क्या हुआ? आधे घंटे बाद इसके स्कूप कितने हो गए? 18, मतलब 3 गुना। तो जब ए 3 गुना हो गए तो सब 3 गुना हो जाएगा। तो इसको भी 3 गुना कर देंगे, इसको भी 3 गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा? ये 3 गुना होगा तो 12 आ गया। ये भी 3 गुना हो जाएगा तो कितना आ जाएगा? 15। सभी को जोड़ देंगे, इन सभी को। यही हमसे पूछा, आधे घंटे में तीनों ने एक साथ मिलकर कुल कितने स्कूप खाए। बस इन सब को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाए? 18 12 30 और 15 45। सो टोटल स्कूप कितने हो गए? 45। सो फोर्थ ऑप्शन सही उत्तर है इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है, जेम्स फर्श को 24 मिनट में झाड़ और पोंछ सकता है और जिल जो है वो ऐसा 12 मिनट में कर सकता है। ठीक है, यदि वे साथ मिलकर कार्य करते हैं तो कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा? जेम्स है और जिल है, ये कितने समय में कर लेता है? 24 मिनट में। और ये कितने में? 12 मिनट में। दोनों का एलसीएम लेंगे तो जो होगा वो क्या कहलाएगा? टोटल वर्क। तो 24 आ जाएगा इसका एलसीएम। अब जेम्स की कैपेसिटी क्या आ जाएगी? 24/24 मतलब 1। और जिल की कैपेसिटी क्या आ जाएगी? 2। चूँकि दोनों मिलकर काम करते हैं तो
1 + 2 3 रेट से ये काम करेंगे एक साथ मिलकर। अब हमें बताना है कि कितना समय लगेगा। तो टोटल वर्क कितना है, ये टोटल वर्क है 24 यूनिट का काम है। दोनों किस रेट से काम करेंगे, 3 की रेट से काम करेंगे। तो कितना मिनट लगेगा, 3 से ये भाग देंगे तो कितना बार जाएगा, 8 बार। 8 मिनट में दोनों मिल कर के काम कर लेंगे। सो सेकंड ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, अब हमें क्या करना है। यहाँ पे बोला है कि चित्र में चिन्हित 10 कोणों का योगफल कितना है। जो ये कोण हैं, ये चिन्हित, इन सभी का योग हमें बताना है कितना है। हम क्या करते हैं, सबसे पहले इनको मान लेते हैं। ये कितना है, ए, ये बी, ये क्या है, सी, ये डी, ये ई, ये एफ, ये जी, ये एच, ये आई और ये क्या हो जाएगा, जे। इन सभी कोणों का योग हमें बताना है कितना होगा। अच्छा, हमें ये कोण मिल गए हैं तो हम क्या ये कोण निकाल सकते हैं, ये। हाँ, बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्योंकि किसी भी त्रिभुज के कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो हम क्या करेंगे कि जैसे हमें ये कोण निकाला है तो ये कितना हो जाएगा, 180 माइनस ए प्लस बी। चूँकि ये कोण कितना है, ए, और ये कितना है, बी, तो 180 माइनस ए प्लस बी। इसी तरह से ये वाला कोण कैसे निकलेगा, 180 डिग्री माइनस कितना हो जाएगा, कोण सी प्लस डी। इसी तरह से ये सारे कोण निकल के आ जाएंगे। जब हम इन सभी को जोड़ेंगे क्या आ जाएगा, इन सभी का योग, इन कोणों का योग, इसका, 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 इन सभी को हम ऐड कर देंगे। जब ऐड करेंगे तो 180 कितने बार आएगा, चूँकि 5 बार आ जाएगा, क्योंकि यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा, तो 5 बार क्या हो जाएगा, 5 कोण है तो कितने बार आ जाएगा, 5 बार आ जाएगा 180। तो इनका योग निकल कर के कितना आ जाएगा, 180 गुणित 5 माइनस में क्या आ जाएगा, ये सभी कोण, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी प्लस एच प्लस आई प्लस क्या हो जाएगा, जे। 10 कोण हो गए। तो इन सभी कोणों का योग कितना आ गया, इतना। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 18 पंचे 90, 900 माइनस ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ जी एच आई जे। हम जानते हैं कि यदि दो लाइनें एक दूसरे को क्रॉस करती हैं तो आमने सामने का एंगल जो होता है ना, वो कैसा होता है, हम सभी जानते हैं, बराबर होता है। ठीक है, तो यदि अब हम यहाँ देखें, इसको हम मिटा देते हैं, कि जैसे ये लाइन है, ये और ये एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, इसका मतलब है कि जो ये कोण है वो क्या होगा, इस कोण के बराबर होगा। इसी तरह से हम देखें यदि, तो ये वाला कोण है इस कोण के बराबर होगा। यदि ये x है तो ये भी क्या होगा, x होगा। यदि ये y है तो ये भी y होगा। इसी तरह से ये वाला कोण है इस कोण के बराबर होगा। ये z है तो ये भी z होगा। ये वाला कोण देख लें तो ये भी बराबर होगा एक दूसरे के। तो यहाँ हम यदि देखें कि सारे कोण जो हैं वो कैसे हैं, जो अंदर के कोण हैं, एक अंदर की तरफ है और एक क्या है, बाहर है। तो जो जितने भी अंदर वाले कोण हैं और जो बाहर वाले कोण हैं,
वो कैसे हैं, एक दूसरे के बराबर हैं। जैसे हमने देखा कि ये कोण, यदि ये कोण क्या है, x है, तो ये भी x है, ठीक है। अब यदि ये कोण क्या है, y है, तो ये जो बाहर का कोण है ये भी क्या है, y है। अगर हम देखें ये कोण क्या है, z है, तो ये कोण भी क्या होगा, z होगा। अब देखना कि यदि ये कोण कितना है, ये कोण u है, तो ये कोण भी क्या है, u है। अब ये कोण बचा, ये कोण कितना है, ये कोण यदि हम भी मान लें तो ये भी क्या है, भी है। अच्छा, अब हम सभी जानते हैं कि ये क्या है, ये अंदर जो है ये पूरा क्या है, कंप्लीट एंगल है। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 360 डिग्री। तो यदि हम इस पूरे एंगल को जोड़ देंगे तो कितना आएगा, x कितने बार है, 2 बार है, तो 2 कॉमन ले लेंगे, x प्लस क्या हो जाएगा, y भी 2 बार है, y, z और u भी है और v भी है, तो ये सभी कितना है, 2 बार हैं, इसलिए हमने 2 कॉमन लिया। और इन सभी का जो योग है वो कितना होता है, 360 डिग्री होता है, चूँकि ये क्या है, कंप्लीट एंगल बन रहा है। तो बस यहाँ से हम x प्लस y प्लस z प्लस u प्लस v, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 360/2, मतलब कितना आ गया, 180 डिग्री। कहने का मतलब यही है कि जो भी एंगल बाहर हैं और जो भी एंगल जो भीतर हैं, त्रिभुज के अंदर हैं, त्रिभुज के अंदर कौन से एंगल हैं, उनका योग कितना है, ये है, तो ये भी 180 डिग्री है, और जो बाहर गैप है, या जो ये गैप है वो भी कितना है, 180 डिग्री का है। जब हमें ये बात समझ में आ गई है तो अब हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है। अब जो ये वैल्यू है ये किसके बराबर हो जाएगा, 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो 900 माइनस a प्लस बी प्लस सी प्लस डी ई एफ जी एच आई और जे, 10 एंगल हो गए बराबर, ये किसके हो जाएगा, 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। क्योंकि ये कितने के बराबर है, 180 डिग्री के बराबर है, और ये इन सभी का योग है। तो यहाँ से हमें क्या निकालना है, हमें चूंकि ये 10 कोण निकालने हैं, 10 कोणों का योग निकालना है, हम क्या करेंगे, ये माइनस में है तो ये इस तरफ चला जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, a प्लस बी प्लस सी, इन सभी की वैल्यू कितनी निकल करके आ जाएगी, जी एच आई 900 माइनस 180 बराबर कितना हो जाएगा, इसमें से इसको घटा देंगे तो 720 डिग्री आ जाएगा। यही इस प्रश्न का सही उत्तर है, 4th ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है 7492 को 11 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होता है। तो हम भाग दे देंगे, 6 बार जाएगा तो कितना बचेगा, 8, 8 बार जाएगा 88, 1 बार जाएगा तो 11 आ जाएगा, तो कितना शेषफल बचेगा, 1 बचेगा। सो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, 2 मित्रों की वर्तमान आयु का अनुपात 1:4 है, 4 वर्ष पूर्व अनुपात 1:7 था, 10 वर्षों के बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। 2 मित्र हैं,
ए और बी, उनकी वर्तमान आयु का अनुपात कितना दिया है? 1:4। 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व कितना है? 1:7। यदि हम देखें कि वर्तमान और 4 वर्ष पूर्व, इसमें जो अंतर है, एज गैप है, वो कितने साल का है? 4 साल का अंतर है। वर्तमान का और 4 साल पूर्व का, मतलब 4 साल का उनकी आयु में क्या है? अंतर है। तो 4 साल का अंतर है, इसलिए 4 हम यहाँ लिखेंगे। चूँकि हमें यहाँ दिख रहा है कि रेशियो बैलेंस नहीं है, तो जब बैलेंस नहीं है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हम क्या करेंगे? इसको सॉल्व कर देंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा देंगे तो क्या होगा? इसका इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा? 7, और इसको इससे कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 4। तो 7 में से 4 गया तो कितना बचा? 3 यूनिट। यहाँ पर भी ऐसे करेंगे और यहाँ भी करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा? इसको करेंगे तो 28 आ गया, और यहाँ बचेगा कितना? 4। 28 में से 4 गया तो कितना बचाएगा? 24। तो 3 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? 24 के बराबर आ जाएगी। तो यहाँ से हमें 1 यूनिट की वैल्यू पता चल जाएगी। कितनी आ जाएगी? 8। अब क्या करना है कि जब 1 यूनिट की वैल्यू 8 है तो ए की और बी की वर्तमान आयु कितनी आ जाएगी? 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई है? 8 है, तो यहाँ पर 8 रखेंगे तो कितना आ जाएगा? 8। और यहाँ पर कितना आ जाएगा? 4 यूनिट है, मतलब 8 चौको 32। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 8, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 32। तो ये आ गया इनकी वर्तमान आयु का अनुपात। अब हमें 10 साल बाद का चाहिए है, तो हम क्या करेंगे? 10 इसमें ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 10 यहाँ भी ऐड कर देंगे, 10 यहाँ भी ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 18, और यहाँ आ जाएगा कितना? 42। अब ये किससे कट रहा है? 6 से कट जाएगा, तो 6 से काट देंगे, 3 बार जाएगा और ये 7 बार जाएगा। सो 3:7 थर्ड ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, यहाँ है, एक कार्यक्रम के लिए 40 संगीतकारों को आमंत्रित किया गया और केवल 7/10 उपस्थित थे। उन संगीतकारों की संख्या कितनी है जो कार्यक्रम में अनुपस्थित थे? तो 40 संगीतकारों को आमंत्रित किया गया, 7/10 उपस्थित थे, हमें बताना है कि कितने अनुपस्थित थे। तो जब 7/10 उपस्थित थे तो अनुपस्थित कितने होंगे? 3/10। तो 40 का 3/10 कितना आ जाएगा? 12। तो थर्ड ऑप्शन इसका क्या है? करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, यदि एक संख्या के वर्ग और उसके वर्गमूल का योगफल 6 के वर्ग के आधे के बराबर है तो संख्या है। तो 6 के वर्ग के आधे के बराबर है। 6 का वर्ग कितना होगा? 6 का वर्ग 36। 6 के वर्ग के आधे मतलब 36 का आधा कितना हो जाएगा? 18। अब यदि हम देखें कि इस क्वेश्चन में कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने देखा कि एक संख्या की वर्ग, कोई भी संख्या उसका वर्ग हम निकाल लेंगे। यदि इन ऑप्शन में देखें तो हम किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं, लेकिन सभी संख्याएं जो होती हैं उनका वर्गमूल नहीं निकलता है। जैसे इन ऑप्शन में हम देखें तो 7 का वर्गमूल दशमलव में आएगा, इसका भी आएगा, इसको भी निकालेंगे तो,
परफेक्ट स्क्वायर जो निकलेगा वो सिर्फ और सिर्फ 4 का निकलेगा। तो हम क्वेश्चन को पढ़कर ही बता सकते हैं कि संख्या क्या होगी, 4 होगी। और यदि हम चेक करेंगे तो हम कर सकते हैं 4 चौको 16, 4 का वर्ग प्लस उसका वर्गमूल। वर्गमूल कितना आ जाएगा, 2। 4 का वर्गमूल कितना होता है, 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 2। तो 4 चौको 16 और 2 तो कितना आ जाएगा, 18। ये और ये बराबर है ना, बस यही हमसे पूछा था। तो संख्या क्या होगी, 4। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, फोर है। इसको हम लिख सकते हैं 9 गुणित 7 प्लस 5 रूट 7 माइनस 9, ये कितना आ जाए, 7 चौको 28, 4। अब यहाँ से 4 है, यहाँ से 3 निकल आएगा। 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 3, तो 3 निकल आएगा, 7 बचेगा। यहाँ 5 रूट 7 माइनस 9, यहाँ पर 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, तो 2 निकल आएगा और 7 बचेगा। बस इसको सॉल्व कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 12 रूट 7 प्लस 5 रूट 7 माइनस 18 रूट 7। 12 5 17, तो 17 रूट 7 माइनस कितना, 18 रूट 7। इसमें से इसको घटा देंगे तो कितना बचेगा, माइनस का रूट 7। बस यही इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, संख्या का कोई गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है। कौन सी संख्या है जिसका कोई गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है, ये हमें निकालना है। प्रतिलोम का मतलब क्या होता है, उल्टा। जैसे हमने बोला 7 का प्रतिलोम क्या होगा, 1/7। 3 का प्रतिलोम क्या होगा, 1/3। 2 का प्रतिलोम 1/2। तो क्या 0 का प्रतिलोम कुछ हो सकता है, ये सभी संख्याएं सभी का प्रतिलोम हो सकता है, लेकिन 0 का प्रतिलोम क्या होगा, 1/0। और ये क्या है, ये अनडिफाइंड है, अनिश्चित है, इसलिए 0 संख्या का कोई गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होता है। सो फोर्थ ऑप्शन इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, यदि 11/111 को अनंत दशमलव के रूप में दर्शाया जाए तो दशमलव बिंदु के बाद उसका 2000वां अंक क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे 11 111। अब क्या करेंगे, दशमलव लगा देंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा। एक बार और 0 लिखेंगे यहाँ, तो यहाँ 0 आ जाएगा। 9 बार जाएगा तो 9 बार हम भाग दे देंगे इसको, कितना आ जाएगा, 1 यहाँ आ जाएगा। यहाँ 0, यहाँ कितना आ जाएगा, 1, और यहाँ कट जाएगा। फिर से अब हम क्या करेंगे, 1 0 लगा देंगे। अब कितने बार जाएगा, फिर से 9 बार जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 1 आया, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1। फिर से यहाँ पर कितना आ जाएगा, 0, और यहाँ भी आ जाएगा 0। तो फिर से क्या आ गया, 11। अब फिर से क्या होगा, 0 आएगा, 9 9। इसी तरह से क्या होगा कि ये संख्याएं आती जाएंगी। फिर से 0 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर 0। मतलब क्या होगा कि इसका आंसर क्या आएगा, 11/111 ये रिपीट होता जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे कि 0.099 के बाद संख्या रिपीट हो रही हैं, इसलिए हम क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे। तो हमने यहाँ पर देखा कि हर सम स्थान पर कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। तो इसका मतलब यही है कि 2000वां अंक क्या आएगा, 9 ही आएगा।
क्योंकि सम स्थान पर कितना आ रहा है, 9 आ रहा है, इसलिए 2000वें स्थान पर भी 9 ही आएगा। सो इस प्रश्न का उत्तर है फर्स्ट ऑप्शन 9। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर लिखा है कि बामा और जया प्रत्येक ने 100 अंकों की परीक्षाएं दी, मतलब 100 अंकों के उन्होंने पेपर दिए। जो कितने पेपर दिए, 4 पेपर दिए। बामा को चारों परीक्षा में 78 का औसत प्राप्त हुआ, ठीक है। जया को प्रथम परीक्षा में बामा से 10 अंक मिले, द्वितीय परीक्षा में 10 अंक कम मिले एवं तृतीय और चौथी दोनों परीक्षाओं में 20 अंक अधिक प्राप्त हुए। इन परीक्षाओं में जया के औसत और बामा के औसत में कितना अंतर है? तो हमें औसत में अंतर बताना है। तो बामा को चारों परीक्षाओं में कितने 78 का औसत प्राप्त हुआ। बामा का औसत कितना है, 78 का। तो ये अधिक और कम दिया गया है, उसी का यदि हम औसत निकाल लेंगे तो औसत में जो अंतर है वो निकल आएगा। तो हम क्या करेंगे कि हमें पता है कि बामा से जया को कितना प्राप्त हुआ, 10 अंक अधिक प्राप्त हुए पहले पेपर में। दूसरे पेपर में क्या हुआ, दूसरे में कम हो गए। कितने अंक कम हो गए, 10 कम हो गए। तो तृतीय और चौथी दोनों परीक्षाओं में कितने 20 अंक अधिक प्राप्त हुए। तो तृतीय में भी 20 अंक प्राप्त हुए, अधिक प्राप्त हुए, और चौथी में भी 20 अंक अधिक प्राप्त हुए। इनका औसत कितना है, चूँकि 4 पेपर हैं, चारों पेपर में ये अधिक और कम है, तो 4 से औसत निकालना, हमें अंतर का औसत निकालना है। तो हम 4 से क्या करेंगे, भाग देंगे। ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, कितना आ गया 40, 40/4। 4 से ये कट जाएगा 10 बार, मतलब औसत में जो अंतर है वो कितने का है, 10 का अंतर है। और प्लस में है, इसका मतलब है कि उसका औसत क्या है, जया का औसत बामा से अधिक है। कितना अधिक है, 88 है। तो जया के औसत अंक कितने हैं, 88, और इसका कितना है औसत, 78 है। तो औसत में अंतर कितना हो गया, 10 का। तो औसत में अंतर बताना था, इसलिए सेकंड ऑप्शन इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, 5 वर्ष पहले माता और पुत्री की आयु का संबंधित अनुपात 7:3 था। 6 वर्ष बाद अनुपात 16:10 होगा, तो उनकी आयु का वर्तमान अनुपात ज्ञात करें। तो 5 वर्ष पहले माता और पुत्री, इनका अनुपात कितना है, 5 वर्ष पहले कितना है, 7:3 है। 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद कितना है, 16:10। चूँकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी रेशियो बैलेंस नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर भी लगा देंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इनमें जो एज गैप है, कुल एज गैप कितना है, 5 वर्ष पहले और 6 वर्ष बाद, मतलब 11 वर्ष का अंतर है। डिफरेंस जो है वो कितना है, 11 वर्ष का। तो अब हम क्या करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 7 में 10 का गुणा करेंगे तो कितना, 70, 16 दूनी 32, 16 थी 48, तो ये कितना आ जाएगा, 2, 22। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 22 यूनिट। 22 यूनिट किसके बराबर होगा, यहाँ पर भी लगाएंगे और यहाँ पर भी लगाएंगे, तो कितना आ जाएगा, यहाँ 11 कॉमन ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, 11 कॉमन लिया तो 16 माइनस कितना हो जाएगा, 10। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 66 आ जाएगा। यहाँ से 6 निकलेगा तो 11 गुणित 6 बराबर 66।
तो ये किसके बराबर है? 22 यूनिट के बराबर है 66। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। तो हमें क्या बताना है कि वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? तो 5 वर्ष पहले का अनुपात यदि हम निकालें तो यहाँ पर हम कितना रख देंगे? 3, और यहाँ भी 3, तो ये कितना आ जाएगा? ये कितना आ जाएगा? मदर और डॉटर का रेशियो कितना आ जाएगा? 5 वर्ष पहले का 7 में 3 का गुणा करेंगे तो 21, और यहाँ 3 में 3 का गुणा हो जाएगा तो कितना आ जाएगा? 9। तो ये कब का है? 5 वर्ष पहले का है इनका रेशियो। हमें वर्तमान चाहिए तो हम 5 ऐड कर देंगे इसमें भी और इसमें भी, तो कितना निकल आएगा? यहाँ भी 5 ऐड करेंगे तो ये कितना होगा जाएगा? 26, और ये कितना हो जाएगा? 14। अब क्या करेंगे? 2 से काट देंगे, 2 से कट जाएगा 13 बार, ये 7 बार, 13:7। ये क्या निकल आएगा? उनकी वर्तमान आयु का अनुपात। सो 13:7 सेकंड ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर है।